Hello and good afternoon everyone. Today we will start with unit number 3, that is acquisition of human resources, recruitment, nature and sources, selection purpose and process of selection, development of human resources, that is training and development, need and importance, performance appraisal and job evaluation, and appraisal process and method of appraisal. Okay, so we will start with first line, acquisition and recruitment of HR. What is recruitment here? Basically लोगों का चुनाव करना, सिलेक्शन करना या भर्ती करना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में. तो रिक्रूटमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं, उस सिलेक्शन ऑफ पीपल फॉर अ जॉब, उसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं. तो रिक्रूटमेंट इज अंडरस्टूड एज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एंड ऑब्टेनिंग एप्लीकेंट्स फॉर जॉब फ्रॉम अमंग whom द राइट पीपल कैन बी सिलेक्टेड. किसी भी एक पोस्ट के लिए हम रिक्रूटमेंट करते हैं यानी सिलेक्शन करते हैं, उसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं. रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेंट्स फ्रॉम जॉब सीकर्स. बहुत सारे जॉब सीकर्स होते हैं, एक पूरी रिसिप्ट तैयार हो जाती है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है उस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द एंटायर प्रोसेस. जो सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस है उन एम्प्लॉयज के लिए जो हमने सिलेक्ट किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब हम हायर करते हैं उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं. तो रिक्रूटमेंट इज फ्रीक्वेंटली यूज टू कि नॉट द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो हमें अनएम्प्लॉयड तो नहीं कहेंगे उसको. एम्प्लॉयमेंट जो है यानी कि एम्प्लॉयज को हम सिलेक्ट करते हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट. नाउ इसकी जो है दो सोर्सेज होते हैं. देयर आर टू सोर्सेज. सोर्सेज मतलब मेथड्स हो सकते हैं. रिक्रूटमेंट आर ब्रॉडली कैटेगराइज. इनको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है यानी कि अंदरूनी, जो अंदर यानी किसी कंपनी के अंदर हम इंटरनली रिक्रूट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनका सिलेक्शन कर रहे हैं. सो IR यानी कि इंटरनल रिक्रूटमेंट सीक्स एप्लीकेंट्स फॉर पोजीशन फ्रॉम दोज हु आर करंटली एम्प्लॉयड. जो कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उस कंपनी के अंदर, उन्हीं को हम सिलेक्ट कर रहे हैं. अभी किस किस पर्पज के लिए हम सिलेक्ट करते हैं उनको, दैट आर प्रेजेंट एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय रेफरल्स, फॉर एवर एम्प्लॉयज एंड प्रीवियस एप्लीकेंट्स. सो प्रेजेंट एम्प्लॉयज कौन कौन से होते हैं? सो बेसिकली जो ऑलरेडी हमारी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज हैं, जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, तो हम उनको किस तरीके से रिक्रूट करेंगे, किस लिए सेलेक्ट करते हैं? प्रमोशंस के लिए. एक पोजीशन पे वो एक एम्प्लॉय है, उसको फर्दर अपग्रेड करने के लिए, पोजीशन देने के लिए प्रमोशन किया जाता है. ट्रांसफर के लिए भी हम सिलेक्शन करते हैं फ्रॉम अमंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयज. ठीक है, कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. प्रमोशन टू हायर पोजीशन हैज सेवरल एडवांटेजेस. भाई अगर हम किसी एम्प्लॉय को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे. उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हायर स्टेटस मिलेगा, एक फ्रीडम ऑफ वर्क कि भाई अपने हिसाब से अब काम कर सकता है, वो मिलता है. इंकरेजमेंट मिलता है. तो गुड पब्लिक रिलेशन, बिल्ड मॉरल, इनकरेज कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल हु आर एम्बिशियस. जो महत्वाकांक्षिक है, जो चाहते हैं हम कि हमें इंकरेजमेंट मिले, हमको जो है एक पब्लिक लोग पहचाने, लोग देखें कि यस ही इज अ गुड पर्सन. इसे एक देखिए, इसे प्रमोशन मिला है, इसकी जो पर्टिकुलर स्किल्स हैं उसकी वजह से, तो एक पहचान हो समाज से. इम्प्रूव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड सिलेक्शन सिंस इंफॉर्मेशन और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज रेडिली अवेलेबल. फिफ्थ पॉइंट इज cheaper the going outside the recruit. And the last one is those chosen frequently are familiar with the organization. देखिए हम इसलिए भी प्रेजेंट एम्प्लॉयज को जो है सिलेक्ट करते हैं प्रमोशन और ट्रांसफर्स के लिए, फर्दर जो भी रिक्रूटमेंट होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, हम उनके बारे में अवेयर होते हैं. बिकॉज एक फैमिलियर एक पैटर्न होता है, हम ऑलरेडी उन एम्प्लॉयज के बारे में बहुत जानते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वहां पर.
जब हम किसी नए एम्प्लॉय को चुनते हैं तो हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है उसके ऊपर ट्रस्ट करना एंड एक रैपो बिल्डिंग स्टैब्लिश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो ट्रांसफर आर ऑफ्टन इम्पॉर्टेंट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद अ ब्रॉड बेस्ड व्यू ऑफ कंपनी नेसेसरी फॉर फ्यूचर प्रमोशंस. ऑफ कोर्स ट्रांसफर के लिए क्या होता है, हम लोगों को रिक्रूटमेंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं ट्रांसफर के लिए. तो बेसिकली क्या होता है ना, ट्रांसफर में कई बार हमने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, वो आउटसाइड द स्टेट है, बट विद इन फ्यू ईयर अपने अकॉर्डिंग जो है हम ट्रांसफर करवा सकते हैं. तो इसलिए एक प्रमोशन की तरह ट्रांसफर भी एक पॉजिटिव, यहाँ पर एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है. देन सेकेंड पॉइंट इज एम्प्लॉय रेफरल्स. एम्प्लॉयज रेफरल से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी कंपनी है उसके अंदर रेफरल लगाते हैं हम कई बार कि भाई मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया है, तो दैट सजेशन इज अ रेफरल हियर. ठीक है. सो एम्प्लॉयज रेफरल्स कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट व्हेन एम्प्लॉय रिकमेंडेड सक्सेसफुल रेफरल्स. जब कोई अदर एम्प्लॉय जो हमारे कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसने एक सक्सेसफुल पर्सन को, यानी कि जो वेल स्किल्ड है, ट्रेन्ड है, डेवलपर है, ग्रोथ है उसमें, and can have a capability to basically understand the situation as well as can control the management process. तो जब उनके पास ये सारी चीजें हैं तो वो रेफरल करता है अपनी कंपनी को कि भाई इस बंदे को लो, ये जो है हमको फर्दर हेल्प करेगा और ये इस पोस्ट के लिए बेस्ट सुटेबल होगा. सो दे आर पेड रिकरेंटली इंसेंटिव्स विच आर कॉल्ड फाइंडर फीस. अब देखिए क्या होता है ना, कंपनीज को ढूंढना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देने पड़ेंगे, फिर लोग आएंगे, तो काफी उसमें जो है खर्चा पानी हो जाता है. तो इस वजह से क्या होता है कि लोग यही सजेस्ट करते हैं कि जो ऑलरेडी वहां के एम्प्लॉयज हैं वो सजेस्ट करें अदर एम्प्लॉयज के लिए कि भाई इसे जो है इसको लीजिए या फिर इनको जो है हायर कीजिए, ये वेल स्किल्ड है ऑलरेडी. तो उसमें कंपनी को प्रॉफिट होता है, इतने सारे खर्चे पानी से बच जाते हैं. इसलिए वो क्या करते हैं, इसको वो फाइंडर फीस देते हैं उनको जो एम्प्लॉयज उन रेफरल्स को लेके आते हैं. तो मैनी prospects can be reached at very low cost and this approach can provide quite a large pool of potential organizational member. Okay. So often employers have friend acquisition who meet the recruitment of the job. So basically कई बार friend भी suggest कर देते हैं, ये एक example है. Then third is forever employees. अब forever employees कौन होता है, जो ऑलरेडी इट शोज रिटायर्ड एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं उस कंपनी में और मे बी अ विलिंग टू केम बैक टू द वर्क और एज अ पार्ट टाइम, भाई पार्ट टाइम के लिए वापस काम करने आना चाहते हैं. ठीक है. तो वो वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम फॉरएवर एम्प्लॉयज कहते हैं. तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि प्लेसमेंट और कंपनसेशन का जो है थोड़ा डिस्कशन मैटर हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो रिटायर हो चुका है उसको क्या जो है उसको किस तरीके की सैलरी और क्या प्लेसमेंट दिया जाए, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है. देन द फोर्थ वन इज प्रीवियस एप्लीकेंट्स. देखिए जब बहुत सारे किसी भी एक पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, कुछ भी इस तरीके का इश्तिहार दिया गया, तो लोगों ने अप्लाई किया तो मान लो बहुत सारे लोगों की एक लिस्ट तैयार हुई और उनमें से अपर मोस्ट जो टॉप 1 थे उनको सिलेक्ट किया गया. फर्दर बाकियों को इग्नोर नहीं किया, रखा गया कि बाय चांस इफ जो ये वाले मेंबर्स हैं इफ दे गो तो हम उनको हायर कर लेंगे. तो दीज प्रीवियस एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था पहले बट उस टाइम उनका नंबर नहीं आया, तो अब जो है उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है. तो ऑल दो नॉट ट्रूली एंड इंटरनल सोर्सेज, जो कि इंटरनल सोर्सेज नहीं थे, ऑलरेडी एग्जिस्टेड एम्प्लॉयड नहीं थे, बट दोज हु हैव प्रीवियसली अप्लाइड फॉर द जॉब कैन बी इनएक्सपेंसिव वे टू फिल इन अनएक्सपेक्टेड ओपनिंग. एकदम से ओपनिंग हो जाती है और उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है. तो दिस इज प्रीवियस एप्लीकेंट्स. नाउ वी विल केम ऑन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. अभी तक तो हम अंदरूनी सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बाहरी सिलेक्शन यानी कि बाहर जो भी न्यू एप्लीकेंट्स हैं उनको सिलेक्ट कैसे करा जाएगा. तो सिलेक्शन आउटसाइड द कंपनी बेसिकली. सो ER आउटनंबर द सोर्स ऑफ इंटरनल मेथड्स. ER इंक्लूड यानी कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है, प्रोफेशनल एंड ट्रेड एसोसिएशन, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉय एक्सचेंज, कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट, वॉक-इन्स एंड राइट-इन्स,
कंसल्टेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पर हमारा आता है टेम्पररी, यहाँ पे टेम्प्स जो है दैट इज टेम्पररी एंड कंस्ट्रक्ट वर्कर्स। देखिए टेम्पररी नेम सजेस्ट कि जो परमानेंट नहीं है, जो वर्कर्स हैं जो चीपली या इजीली हमको अवेलेबल हो जाते हैं, जिनकी इतनी डिमांड नहीं होती है, ठीक है, और जो रोज हम जो है उन वर्कर्स को हायर करते हैं और अगले दिन उन्हें फायर कर देते हैं। सो दिस इज फायर इन द सेंस कि उनको छोड़ देते हैं, वापस से फिर नई हायरिंग हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, ठेकेदार होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली वो नंबर ऑफ पीपल को सिलेक्ट करते हैं, ऑन द स्पॉट लेके जाते हैं, काम करवाते हैं एंड दे फायर देम। बेसिकली वो जो छोड़ देते हैं कि अब जो है नेक्स्ट के लिए हम जितने ज्यादा चीप लेबर मिलेंगे उतना ही वो हायर करते हैं, उनको काम आना चाहिए बस अच्छे से। एक मैंने आपको एग्जांपल दिया ये। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर लेस एक्सपेंसिव, मिनिमल डिमांड एंड फॉर बेटर वेजेस एंड बेनिफिट एंड फ्रीडम टू हायर एंड फायर। ओके, नाउ सेकेंड वन इज ई रिक्रूटिंग। बेसिकली इसको हम ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। जैसे कि हम फिजिकल सेटिंग में जाके इंटरव्यू देते हैं, लोगों में सिलेक्ट करेंगे, एक नंबर ऑफ पैनल ऑफ जजेस होंगे, वो हमसे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं। सो ऐसे ही प्रोसेस अब ऑनलाइन हो गया, बिकॉज 21st सेंचुरी है तो एडवांसमेंट होता है। तो वीडियो कॉल के दौरान या कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है, वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, इसकी प्रोसेस के थ्रू जो है रिक्रूटमेंट किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है एम्प्लॉयज का। तो इट इन्वॉल्व स्क्रीनिंग कैंडिडेट इलेक्ट्रॉनिकली, डायरेक्टिंग पोटेंशियल हायर्स टू स्पेशल वेबसाइट फॉर ऑनलाइन स्किल असेसमेंट, इंटरव्यूइंग कैंडिडेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, देन थर्ड वन इज एडवर्टाइजमेंट। देखिए अब किसी भी जॉब के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अब पहले के जमाने में जब इतनी वेबसाइट्स वगैरह ये नहीं हुआ करती थी तो लोग क्या करते थे, एक न्यूज़पेपर में एड इश्तिहार देखा करते थे। एंड नाउअडेज वेबसाइट्स आर अवेलेबल टू सर्च दिस जॉब एंड बेसिकली दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखने के लिए। सो इट इज अ पॉपुलर मेथड डिस्क्राइबिंग द जॉब बेनिफिट, आइडेंटिफाई द एम्प्लॉयर, टेल दोज हु आर इंटरेस्टेड एंड हाउ टू अप्लाई। अब उस एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा आता है, भाई ऐसे ऐसे हमें BA MA ग्रेजुएटेड या जो है मास्टर्स करे हुए पीपल चाहिए, या इंजीनियरिंग जो है इस डिग्री को, ये पर्टिकुलर डिग्री को डिफाइन कर देते हैं, या नंबर ऑफ ट्रेनिंग या इंटर्नशिप जो है मेंशन कर देते हैं कि ऐसे ऐसे जो है कंटेस्टेंट या एम्प्लॉय हमें चाहिए, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कम। उसमें उसका आपका जॉब कंटेंट आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी कि कहाँ पर कंपनी है और कैसे कैसे जो है पूरी अवेलेबिलिटी, जॉब स्पेसिफिकेशन की कौन सी पोस्ट के लिए है, कंपनसेशन आपको क्या सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, और इंक्लूडिंग ब्रिज बेनिफिट और अदर जो बेनिफिट्स हैं कंपनी की तरफ से, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, या स्कूल जो है बच्चों के लिए स्कूल फैसिलिटी एक्सेट्रा, एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव यानी प्रमोशंस और ट्रांसफर्स की जो है पूरी डिटेलिंग बता दी जाएगी। सो दिस इज एडवर्टाइजमेंट्स। देन फोर्थ इज कैंपस रिक्रूटमेंट। अब कैंपस रिक्रूटमेंट जो है ऑलरेडी बता रहा है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर क्या होता है, हर एक आफ्टर इन 6 मंथ और 3 मंथ एक पूरा टीम आती है किसी भी कंपनी से, वो सिलेक्ट करती है उसके जो ऑलरेडी वहां पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से सिलेक्शन होता है। सो ये सिलेक्शन क्या होता है ना, थोड़ा एडवांस्ड होता है बेसिकली, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो वेल नॉलेजेबल हैं और एक न्यू जनरेशन होती है, तो न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू रिसर्चेज ये सब अप्लाई करती है, तो कंपनीज को थोड़ा बेनिफिट मिलता है। इतना पे भी नहीं देना होता उन्हें, बिकॉज उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और न्यू नॉलेजेबल होते हैं वो, इसलिए वो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट ये कहलाता है। जब हम किसी कैंपस में से सिलेक्ट करते हैं तो कॉलेजेस में ले लो एग्जाम्पल है, इन यूनिवर्सिटीज से लेबोरेटरीज, स्पॉट फील्ड एंड इंस्टीट्यूट्स आर फर्टाइल ग्राउंड फॉर रिक्रूटमेंट। देन फिफ्थ इज कॉन्ट्रैक्टर्स. They are used to recruit casual workers. The name are not entered in the company. They are used to recruit casual workers. The names are not entered in the company record and difficulties maintaining permanent workers and avoided. So just like हमने पहले बात करी, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि लोगों को उन्होंने हायर किया, कोई नाम वगैरह ऐसा कुछ मेंशन नहीं करते रिकॉर्ड में, और उसके बाद में उन्हें हटा देते हैं, मतलब न्यू हायरिंग हो जाती है तुरंत। तो दीज वर द कॉन्ट्रैक्टर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर लेते हैं,
और फिर छोड़ देते हैं कि जितने समय का कॉन्ट्रैक्ट है उतने दिन आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि योजनाएं सरकार करती है नरेंद्र मोदी की, जो 100 दिन के काम देने की योजना थी, 100 दिन तक आपका पूरा परमानेंट है, उसके बाद यू विल लीव, मतलब बेसिकली आप दूसरी हायरिंग करते हैं। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्टर्स। देन 6th नंबर इज कंसल्टेंट्स। तो कुछ एजेंसीज होती हैं इन द प्रोफेशन आर रिटेन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग मैनेजरियल एंड एग्जीक्यूटिव पर्सन। सो कुछ एजेंसीज होती हैं जो बेसिकली जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, सेलेक्टिंग मैनेजर्स को सिलेक्ट करना या एग्जीक्यूटिव पर्सन को सिलेक्ट करना, वो इस फील्ड पर काम करते हैं। वो एजेंसीज जो कंसल्टेंट्स यानी कि जो ऑलरेडी प्रोफेशनल पर्सन है, जिन्होंने ये पूरा काम ऑलरेडी हैंडल किया है कभी, तो वही लोग इस बड़ी बड़ी पोस्ट जो होती हैं मैनेजर्स की और एग्जीक्यूटिव की, उनके लिए सिलेक्शंस करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो उन्हें कंसल्टेंट्स कहते हैं। देन लास्ट दैट इज कॉम्पिटिटर्स। Competitors are basically, these are the when rival firm can be a source of recruitment called patching or raiding. So this method involve identifying the right people in rival companies, offering them better terms and luring them away. It is not learning, it's luring. Okay, दूर करना। सो कॉम्पिटिटर्स का कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कहाँ रिक्रूटमेंट होता है। देखिए क्या होता है, जब बहुत सारी कंपनी एक जैसे प्रोडक्शन करती है, एक जैसा उनका जो है एक ही चीज वो सेल कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। इस केस में अगर कोई एम्प्लॉय आपके पास आ रहा है तो आपको उसकी भी सारी चीजों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। एक एम्प्लॉय का भी पूरी तरीके से सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, उसको इस तरीके की पॉलिसीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फर्दर जो फैसिलिटीज है वो देनी पड़ेगी। और बिकॉज कई बार क्या होता है कि एक कैंडिडेट जो है अपनी इंफॉर्मेशन लीक कर देता है और इस इंफॉर्मेशन की वजह से कई बार रेड और पॉचिंग भी हो जाती है, पकड़ लिए जाते हैं। तो ऑफकोर्स ये इलीगल वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, लीगल ही है वर्क, बट दूसरी कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए फर्दर दूसरी कंपनी को लॉस कराने के लिए ये सब करवाती है। सो इसलिए कॉम्पिटिटर्स जब हम बात करते हैं तो इस तरीके का चुनाव होना जरूरी है, जिससे कि दूसरी कंपनी में वो ना जाए। जब हमने देखा कि भाई ये एम्प्लॉय बहुत होनहार है और ये ज्यादा अगर इसे हमें नहीं दिया, जो इसकी नीड है, अगर हमने उसको फुलफिल नहीं किया तो ये दूसरी कंपनी में चला जाएगा। तो ऑफकोर्स हमारी कंपनी की हालत तो फिर पता ही चल जाती है ना, जिस कंपनी में हम काम करते हैं तो उस कंपनी के बारे में हमको सारी डिटेल पता चल जाती है। जब हम नेक्स्ट किसी कंपनी में जाएंगे तो ऑफकोर्स वी विल शेयर, बिकॉज ऑफकोर्स सबको पर्सनल जो है बेनिफिट चाहिए होता है। तो ऐसा ना हो, लोग अपनी एक बार स्टेबल हो जाएं और उसी कंपनी में काम करें, उसके लिए इस तरीके का जो है कॉम्पिटिटिव वाला चुनाव किया जाता है। इस पर्सन को, ऐसे पर्सन को चुना जाता है जो काफी लंबे समय तक स्टेबल रहे। इसके लिए जो कंपनी है उनकी नीड को सेटिस्फाइड और फुलफिल करती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।